हो चुके हैं। और आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट और अपनी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी, वरना आपको कॉल आएगा, हाँ जी आपका ना लोन निकला है, अपना अकाउंट नंबर बताएं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर तो कुछ होना नहीं है, जो आपके अकाउंट में 10-12 रुपए बचे होंगे वो भी खींच लेंगे वो। मैं हूं आपका होस्ट, जी हाँ, आरजे राहुल। आपको पता है आरजे आर्यन जो है ना, उसकी कर दी है छुट्टी, और ये जो बड़ी बोतल बोतल पे आरजे आर्यन वार्यन ये सब होने वाला है। यहाँ पर आरजे राहुल आएगा, और जब भी हम कहते हैं, देखिए जब भी सुनिए आप टॉप सुनिए और टॉप सुनोगे तो फिर जाहिर सी बात है, मुझे लगता है आप आरजे आर्यन की बातें सुन सुन के थोड़ा बोर हो गए होंगे, और आपको भी फ्रेशनेस चाहिए, नयापन चाहिए, कि नया आरजे चाहिए। हाँ जी, 2 मिनट हम बाहर के आ गए, आपने तो हमारा स्टूडियो कैप्चर कर लिया। अरे आप रूबरू आप कीजिए, कौन है आप जनाब? आरजे आर्यन माना दुनिया हमारा चेहरा नहीं देखती, तो इसका क्या मतलब है कि आप हमारा स्टूडियो खा जाएंगे? अरे स्टूडियो आपका है, लेकिन जज्बात मेरे हैं, फीलिंग मेरी है। मतलब आरजे राहुल ने रिप्लेस करके, आपको पता नहीं है, चिट्ठी नहीं आई आपको हेड ऑफिस से? अभी तक हमारा हेड ऑफिस कहाँ है ये बताएं जरा आप। अरे देखिए, मैं पकड़ा गया मुझे लगता है। देखिए मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आरजे आर्यन बाहर रहा तो थोड़ी मस्ती मैं कर लूं, हालांकि जिसका काम उसी को साजे। और इस समय आप हमारे साथ चमकता हुआ सितारा आरजे आर्यन, जी हाँ। और कोशिश करेंगे, हालांकि इक्विपमेंट्स ये साज है, इनको थोड़ा सा, जय श्री राम, हाँ, तो हम अपना पकड़ लेते हैं, मतलब माइक, और अपने जो हथियार है उनसे बातचीत करते हैं। तो अभी इससे पहले आपसे मोई मस्ती चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन आरजे आर्यन हमारे साथ हैं, थोड़ी सी मस्ती करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत होगी। अच्छा ये क्या मतलब, चलो ठीक है, मैंने थोड़ा सा मजाक किया, आपकी चेयर पे बैठ गया और थोड़ी देर के लिए आरजे वाला फील ले लिया मैंने, लेकिन अंदर से मेरी बत्ती गुल थी, पसीनो पसीनी हो रहा था, नर्वस हो रहा था। ये कुर्सी उसी को साजे जिसका काम है, लेकिन ये बोतलों पे नाम लिखना आरजे, मतलब कोई और बोतल से पानी पी नहीं सकता क्या? ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है जी बिल्कुल, तो इसलिए सेफ्टी के लिहाज से हमने सभी बोतल्स पे नाम लिखा हुआ है, ये ताकि किसी और की बोतल से कोई और पानी ना पी सके। हाँ, तो एक नाम यहाँ पे भी लिख लेना था ना, अपनी कुर्सी पे भी, अपने माइक पे भी, अपने यहाँ पर भी, ये एक बोतल ये भी तो कोई यूज कर सकते हैं। ये तो फिलहाल कंफर्म है कि ये मेरा स्टूडियो, तो इसमें आप आ गए हैं, वरना यहाँ पे कोई और आता नहीं है। तो फिर मतलब अंदर हम आ गए और आपको मालूम तक नहीं चला, गए कहाँ पर थे आप अभी? मैं अभी फिलहाल बाहर गया था, मैंने कहा मुंह हाथ धो के आता हूँ, उसके बाद शो करना है, लेकिन आप तो पहले ही कब्जा जमाए बैठे हुए मैंने थे। सुना कि आप अच्छे अच्छे गाने भी गाते हो और अच्छे अच्छे गाने सुनाते भी हो, और अब फिलहाल की बात है तो 2 लाइनें सुना दीजिए, फिर अगर हो सकता है मैं किसी और का हूँ फिलहाल तो तेरा हो मैं जाऊं। फिलहाल किसी और का ही हूँ, लेकिन मेरे को गाना नहीं आता, मेरे को सिर्फ बोलना आता है। देखिए स्टूडियो भी किसी और का ही था मेरे लिए, लेकिन मैंने कब्जा कर लिया ना, तो फिर आप कब करोगे? अभी वापस आप जब ये इंटरव्यू करके जाएंगे तो हम वापस कब्जा कर लेंगे। अच्छा, तो अभी आपको रिस्पेक्ट दिया हमने कि आइए बैठिए, थोड़ी देर रेस्ट करके देखिए कि कैसा लगता है कुर्सी पे बैठ के। इज्जतमान भी हो तो ऐसी ही हो। मुझे एक चीज बताइए, आर्यन का सफर आरजे आर्यन तक का कितना टफ रहा? क्योंकि मैं जहनी तौर पर, पर्सनली तौर पर आर्यन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ, और आज से नहीं काफ़ी सालों से जानता हूँ, और मैंने देखा है इनका स्ट्रगल, मैंने देखी है इनकी मेहनत, और शायद बहुत से सपने संजोकर इन्होंने रखे हैं, अभी भी ड्रीम्स अभी तक इनके ख़त्म नहीं हुए, अभी भी जी रहे हैं, और हर इंसान को जीने भी चाहिए। ये यहाँ का सफ़र कभी आपने सोचा था कि मैं जिस फील्ड में हूँ, आई मीन आप शायरी अच्छी करते हैं, आप बोलते अच्छे हैं, कि मैं वहां से आरजे तक जाऊंगा, या कभी ये कैसे हादसा जो आपके साथ हुआ, एक्सीडेंट कैसे हुआ है? हादसा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली क्या है कि मैंने बहुत साल पहले एक बार जब जम्मू में पहली बार आरजे हंट हुआ था, तो शायद इसी स्टूडियो में मैंने एक बार ऑडिशन दिया था जी। तो स्टूडियो में जब मैंने ऑडिशन दिया था तो तब मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था यहाँ पे जी। उसके बाद मन में था कि आरजे बनना है, तो आरजे बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। उसके लिए आपका एक्टिंग स्किल्स अच्छा होना चाहिए, बोलना अच्छा आना चाहिए, और आप समाज को हर नज़रिए से देखना ज़रूरी है कि बुरा हो रहा है तो बुरा क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा क्यों हो रहा है, आप एक डायरेक्शन में नहीं चल सकते। तो ये सारी बातें सीखने के लिए फिर मेरे को राइटिंग करना शुरू करनी पड़ी। और जब आप कोई काम करते हो तो लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं कि यार आप कैसा काम कर रहे हो। तो जब लोगों ने तारीफ़ करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं सच में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो मैंने उसी को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की। उसके बाद जब यहाँ पे आरजे के ऑडिशन हुए, मैंने भी दिए, बहुत से लोगों ने दिए, फाइनली मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो तब से अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जितना मैं पर्सनल तौर पर आपको जानता हूँ आर्यन, मुझे पता है आप सच बोलने में बिलीव करते हो और मेहनत करने में बिलीव करते हो। कितना पर्सनली तौर पर, मेंटली तौर पर थोड़ा प्रेशर था जब आप पहले दिन यहाँ पर आए? क्योंकि और सबसे सिंपल और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं बाकी आरजेस की बात नहीं करता, क्योंकि आरजे नाविद की बात कर जाए, बउआ बोल रहा हूँ, इन सब के तो हम मुरीद हैं ही हैं, उनकी जितने भी वो आरजे हैं, लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में मानस जी ने काफ़ी नाम कमाया, और कड़क लोंडा, काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में। क्या आप यहाँ आने से पहले जब आपको लगा कि अब मुझे कुछ अपनी मेहनत करने के लिए, जिस तरह आपकी क्लासेस रहती होंगी, सीखने के लिए अब जा रहा हूँ, जो कोर्स मैंने करना है उसके बाद मेरे को ये कुर्सी नसीब होगी,
आपके हिसाब से आपका फेवरेट आरजे जम्मू कश्मीर का कौन सा है? हालांकि बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं, श्वेतिमा यहाँ पर है, निकी यहाँ पर है, तो क्या आपके हिसाब से आपको लगा कि हाँ, इनसे वो बात है जो मेरे में कहीं ना कहीं झलकती है और मुझे बड़ा हेल्प करेगी आगे? देखो, जब मैं यहाँ पे आया ना, तो उससे पहले मैं बहुत साल पहले आरजे नीलेश मिश्रा को सुनता था। बहुत साल पहले मैं उनको सुनता था। तो तब नया नया शायद जम्मू में एफएम भी आया था, और एफएम मेरे को लगता है कि उस टाइम पे बहुत से लोग सुनते थे। लेकिन उसके बाद एफएम कभी नहीं सुना, क्योंकि सोसाइटी में चेंज आया। टीवी तो आपको पता है आजकल हर घर में ही है। उसके बाद 4G आ गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, मोबाइल हाथ में। तो जब से मोबाइल हाथ में आया तो लोगों ने, मुझे लगता है कि रेडियो सुनना कम कर दिया था। तो जब मैं स्टूडियो में आया तो मैंने अपने बॉस से पूछा कि, मैंने कहा सर मुझे क्या करना चाहिए एक बेहतर आरजे बनने के लिए? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, जो तुम हो तुम्हें दुनिया को वही बताना है। जो आप अंदर के आ रहे हो, जो आप अंदर के आ रहे हो, आपको लोगों को वही चीज बतानी है। क्योंकि हमने किसी को झूठ तो बताना नहीं है, हमारी बात सच्चाई की है तो हमें सच ही लोगों को बताना है। बात होगी, कोई आपसे प्यार करे तुम जैसे हो वैसे करे, कोई आपसे बदल के प्यार करे तो वो प्यार में सौदा करे, है ना? हमने फिल्म देखी थी मोहब्बत, उसमें भी ये था। तो वैसे ही हुआ। तो मेरे बॉस ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम्हें उसको सुनना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। उनने मेरे को स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मुझे ये देखना है कि तुम क्या हो। और जब हम यहाँ से कुछ तकरीबन, शायद से मैं ही पहला ऐसा आरजे होगा जम्मू में, या मुझे ऐसा लगता है कि जिसने 1 हफ्ते के अंदर ही ऑन एयर शो किया था बिना किसी एक्सपीरियंस के। क्या बात है, इन्होंने तो रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन आर्यन, आपसे एक चीज़ जानेंगे, जब पहली मीट थी आपकी टीम के साथ यहाँ पर, जब आपका पहला दिन था, या चलो यहाँ पर आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपका पहला, आपका लो इंटरव्यू था, इंटरेक्शन थी, कुछ भी थी, उस टाइम पर जब आप बोले, आई मीन जो आपका टैलेंट था, जो आपको देख कर यहाँ पर ये कुर्सी नसीब हुई है, तो क्या किसी को लगा कि यार ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, इसको देख के लग सकता है कि हाँ आजकल की यूथ है, स्टाइलिश है, बाल छाल रखे हैं, लुक्स भी हैं, लेकिन इसके अंदर इतना टैलेंट कूट के भरा हुआ है, और हाँ ये आने वाले टाइम में एक अच्छा आरजे बनकर सामने आएगा? जब कंपनी आपको एज ए आरजे हायर करती है तो वो आपके बारे में पूरी रिसर्च करती है कि ये इंसान कैसा है। ये आपका आर्ट तो देखा ही जाता है, उससे पहले वो एक चीज़ नोट करती है कि आप इंसान कैसे हो। तो वो सारी छानबीन मेरे बारे में हुई थी। उसके बाद उनको लगा कि इसको ये डिजर्विंग है, और उनकी भी काफ़ी हेल्प है, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल से उठा के जब कोई हाथ आपके ऊपर आता है ना, मौका देता है, तब आपको बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और स्टार्टिंग में ही आप ये सोच लेते हो कि उन्होंने मुझे चांस दिया है, मुझे कम से कम अब खुद को एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। मतलब जितना उन्होंने सोचा उसे मैं कम से कम 5-6 कदम आगे ही रहना चाहिए, पीछे नहीं आना है मुझे। तो मेरे दिमाग में वही थॉट था। जब पहले दिन आया तो मुझे ये अजीब लगने लगा कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं है। मैं शायरियां लिखता था, याद करता था और लोगों को सुनाता था। यहाँ पे तो सब कुछ इतना बोलना है, रोज 4 घंटे आपको बोलना है, तो उतना कंटेंट आपको लिखना है। उतना कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से सोचूंगा। स्टार्टिंग में शुरू के 1-2 दिन में हुआ, लेकिन मेरे को समझ आ गया कि ये खेल क्या है। अब अच्छा जा रहा है, लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, लोग फोन करते हैं। कभी कभार तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से भी कॉल आया कि हम आपको वहां सुनते हैं, और मैं एक बार डर गया कि यार पाकिस्तान से कॉल आ गया। पर फैंस कहीं पे भी हो सकते हैं, फैंस कहीं पे भी हो सकते हैं, लिसनर्स कहीं पे। और बहुत सारे लोग, आज तक टचवुड कभी भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं रहा। सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और अभी भी देते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो प्यार दे रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको वैसे एंटरटेन करूँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप में और मेरे में ना एक फ़र्क है, आप आरजे हैं और हम वीजे हैं, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक और फ़र्क है, हम शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हो। ये जो आरजे आर्यन की ज़िंदगी, ये जो आर्यन से आरजे आर्यन पे पलटी खाई, उससे पहले जब शायरी करते थे तो कितने लड़कियां खास तौर पर आप पर फिदा थी, आपकी फ़ैन थी, और जब आप आरजे आर्यन बने तो कितने और फ़ैन फॉलोइंग उस लिस्ट में बढ़ गई। देखो, जब शायरी करता था तब कितनी फ़ैन थी मुझे पता नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया नहीं। और अब इतनी सारी है, मुझे किसी का नाम भी याद नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, इसे कहते हैं ग्रोथ। और चलो शुरुआत करते हैं आपके पुराने दिनों की, जब आपने शुरुआत की थी, और वो शायरी जो आप लिखा करते हो, जो पिरोते हो, शब्दों से जो आप खेलते हो, वो जरूर हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। एक थॉट लिखा था मैंने कि जख्म लेकर हमने अपने दिल पर निशान नहीं देखा, वो परिंदा मर गया जिसने आसमान नहीं देखा। मेरे चाहने वालों ने मुझ में शमशान नहीं देखा, देखने वालों ने सब देखा, घर का सुल्तान नहीं देखा। कहने को ज़माना बसता है एक नज़र में इनकी, मगर इन्होंने अभी ज़िंदगी में इम्तिहान नहीं देखा। मेरे खून के कतरे जुमले कसते हैं मुझ पर, अफसोस इन्होंने गुर्बत में अपना मकान नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब अच्छा, एक सवाल मेरा अक्सर रहता है, अपने दोस्त जितने भी कोलीग्स हैं, सिंगर्स जो हैं, मैं उनको कहता हूं कि मैंने रॉकस्टार मूवी देखी है और उसमें कहा गया है कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक शायर जो होते हैं काफ़ी डीपली सोचते हैं और काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करके वो बयां करते हैं अपने शब्दों से या अपनी शायरी से।
लेकिन कईयों कईयों को थोड़ा बहुत बोरियत भी लगता है। बोरियत क्यों लगता है? क्योंकि शायर हमेशा टूटे हुए दिल की बात करते हैं, दुखी मन की बात करते हैं, दुखी भावनाओं की बात करते हैं। मतलब ऐसा क्यों? मतलब क्या चक्कर है? या तो शायरों के साथ कहीं, जैसे आपने कहा कि पहले फैन फॉलोइंग का पता नहीं कौन थी कौन नहीं, अब इतनी है कि मुझे नहीं याद उनके नाम। तो ये दर्द जब तक बाहर नहीं आए तो उसको शायरी में वो मज़ा, वो फील नहीं आता। देखो बहुत से लोग होते हैं जो मोहब्बत में दिल टूटने के बाद ही लिखते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि एक इमोशन को समझने के लिए ना आपको हर इमोशन का पता होना चाहिए कि आपका दिल मोहब्बत। कितनी बार टूटा है मतलब? मुझे याद नहीं है वैसे। मतलब मोहब्बत बहुत बार हुई है? बहुत बार हुई है मोहब्बत, तो मतलब जितनी बार हो, अभी आपसे भी आप हो रही है। डिप्लोमेटिक मत कीजिए ना कि मेरे को मेरे काम से मोहब्बत है, मेरे को मेरी शायरी से मोहब्बत है, मेरे को आपसे है, दोस्तों से है, नहीं वो वाली मोहब्बत जिससे जज्बात निकलते हैं। नहीं, मेरे जज्बात, अब मैं जब थिएटर ज्वाइन किया था मैंने, तो शायद 2008 की बात है। तो तब मैं छोटा था। तो तब मेरे को नहीं लगता कि मेरा मोहब्बत में दिल टूटा होगा। तो वहां ओके। से मैंने चीज़ें सीखी हैं धीरे धीरे, मतलब वहां कुछ देर रहना सीखा। कहते हैं ना कि एक एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ साथ इंसान का चालाक होना बहुत जरूरी है। इनको पता है ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी एक के बारे में जिक्र कर दिया तो बाकी जो इतने फैन फॉलोइंग है वो भी कहीं ना कहीं जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मतलब जब तक ऐसा, आजकल लड़कियां बहुत सेंसिटिव हो गई और समझदार हो गई, उनको पता है कि लड़का काम काज नहीं करता, पहले काम काज करने दो, उसके बाद मोहब्बत का थॉट लेके आएंगे। मतलब वन वे ट्रैफिक में कुछ नहीं होता। चलो आप एक मोहब्बत की शायरी आप कीजिए, एक मैं करता हूँ। एक मोहब्बत की शायरी है कि मैंने मेरी सोच को तुम्हारे जहन से बहुत दूर देखा है, मैंने इश्क देखा है, तुमने सिर्फ आशिक देखा है, और जुस्तजू मंजिल की है नाची, जख्म को जार जार रखा है, हमने खाकर ठोकर जमाने से जमाने पे एतबार रखा है। देखिए आप देखिए ये शायर हैं और दिल टूटे हुए शायर की तरह शायरी आ रही है। और हमारा क्या, हम तो वैसे भी शादीशुदा हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस इंसान ने व्रत रखा हो तो वो रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड नहीं पढ़ सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुछ लोग कहते हैं। और रही बात, अब इन्होंने शायरी सुनाई है तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है जो इनके अभी प्रेजेंट हालात हैं। तो कुछ लड़कियां शायद सोचती होंगी जो इनको फॉलो करती हैं, वो कहती हैं, हमने आपको चाहा, आपको चाहने वालों का काफिला निकला। हमने आपको चाहा, आपको चाहने वालों का काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर उस खुदा से, वो ऊपर वाला भी आपको चाहने वाला निकला। तो ये चीज़ें आपके इस थॉट पे मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा कि वो एक शेर लिखा था मैंने, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन शेर ये है कि एक उम्र बीत जाएगी ना उलझो तो बेहतर है, ये इश्क है तुम्हारी खाला जी का घर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये जो जुगलबंदियां होती है ना, खैर हमें तो हम कहीं कहीं गूगल में पढ़ के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हालांकि एक बार मैंने एक शायरी एक लड़की को बोल दी, वो वाइट ड्रेस में आई थी और मुझे ऐसे, मतलब उसने मारा नहीं, प्यार से ही ऐसे सलाया उसने। मैंने उसको ये कहा था कि देखो वाइट ड्रेस में तुम एम्बुलेंस लगती हो, वाइट ड्रेस में तुम एम्बुलेंस लगती हो, फ़र्क इतना है वो घायलों को ले जाती है, तुम घायल कर जाती है। उसके बाद उस लड़की ने कम घायल किया, मेरी बीवी ने मुझे ज़्यादा घायल किया। तो ये जो शायरी, जज्बात, जो फीलिंग, मैंने बहुत बार देखा है कि हर एक इंसान को, जो क्रिएटिव इंसान हो, उसको एक माहौल की ज़रूरत होती है। कुछ शायर, कुछ कवि जो हैं वो एकांत माहौल जो है वो सोचते हैं कि एकांत माहौल हो, कईयों को सीनरीज चाहिए, कईयों को पहाड़ में चाहिए, या कुछ इस तरह। आप जब शायरी लिखते हो तो आपको किस तरह का माहौल जो है वो? देखो जैसे अभी आप बात कर रहे हो, आपको बात करने के लिए किसी माहौल की ज़रूरत नहीं है। जब आपको सच लिखना होता है आपको माहौल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में आसपास वो चीज़ें देख रहे हो। अब आपका टाइम आया कि आप उसको लिखना है आपको। और अगर आप राइटर का टैग लेके चलते हो, किसी से बात करते हो, तो फिर आपकी खूबसूरती है कि आप उस बात को किस तरीके से लोगों को समझाते हो। शायर का काम ये नहीं है कि आपका दिल टूटा है तो आपको मोहब्बत के बारे में लिखना है। हर आर्टिस्ट का ये काम है कि वो सोसाइटी में अपने थॉट्स से कुछ चेंज ला सके। तो मेरे हिसाब से शायर का, राइटर का ये काम होता है, और आप किसी भी मूवमेंट पे लिख सकते हो। आरजे आर्यन, मैं आपको अभी आरजे आर्यन नहीं सिर्फ आर्यन कहूँगा, क्योंकि आरजे आर्यन का सफ़र काफ़ी लेट शुरू हुआ। जब आपके शुरुआती डेज थे, जो आप कभी रहता है एक फैमिली में, एक दोस्तों में, यार को एक जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, आप दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हो, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इतने साल हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, फैमिली ने इतना कुछ किया, अब वापस देने की बारी है, कुछ अर्निंग करने की बारी है, कुछ नाम कमाने की बारी है। वो समय आपका कैसे निकला जब आप शुरुआती दौर पे स्ट्रगल कर रहे थे, सीख रहे थे, अपनी शायरी की छाप छोड़ रहे थे? मैं आपको बताऊं कि आपको शायद पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं उनको बताऊं कि मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो तब से तब क्या हुआ कि स्कूल में, कॉलेज में ट्यूशन की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। कभी कभी घर का बैकग्राउंड, हालात वैसे होते हैं कि आपके पास नहीं होता है। फीस मिलती थी लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलती थी जब ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा यार खुद ही काम करना चाहिए। तो 9th स्टैंडर्ड से खुद काम करना शुरू किया। उसके बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, साथ में थिएटर वगैरह सब कुछ किया, और आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे हैं। और ये बात सच है कि हालांकि इन्होंने 9th क्लास से बताया, हालांकि इनसे इससे पहले भी, यहाँ पर आने से पहले भी आर्यन जो है वो काम करते थे। और जो जिम्मेवारियां बनती हैं कि कभी ऐसे ज़रूरत ना पड़े, हमेशा ऐसे बनने वाले हाथ रहें। आर्यन, आपके अंदाज में जिस तरीके से आप जब आते हो तो शुरुआत कैसे होती है, कैसे इंटरेक्ट करते हो पब्लिक के साथ? मेरा शुरुआत पब्लिक के साथ यही रहता है कि हेलो हाय, दिस इज आरजे आर्यन और आप सुन रहे हैं टॉप एफएम।
ये मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मैं कहता हूँ दुआ सलाम नमस्ते आदाब हेलो जी सत श्री अकाल कठुआ भदूर और पूंछ, आपके क्या हाल चाल है। मतलब ऑडियंस से पहले उनके हाल पूछने ज़रूरी है, और उनको एक बात बतानी कि नहीं आपकी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे आपकी फ़िक्र है। तो अगर आप किसी से उसके हाल पूछोगे तो उसको लगे कि नहीं यार इस बंदे को हमारी फिक्र है, तो वो उस अंदाज से ही आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है कि आपका पूरा शो सुनता हो। और रही बात हाल पूछने की, हाल बताते बताते कोई दिल का हाल आपको बता दे तो फिर क्या करते हो, मतलब देखो 4 से 8 तो ये कॉल उनका है, ये स्टूडियो उनका है, मैं तो यहाँ पे, और मेरे शो में एक लाइन में बोलता हूँ कि शो मतलब आपका 8 बजे के बाद ऑप्शन है दीवार खुले? 8 बजे के बाद फ़ोन नहीं रहेगा ना जिसपे उनके कॉल आते हैं। ओके, तो ये भी बात है। तो 8 बजे तक मैं उनको, जब शो मेरी क्लोजिंग होती है तो मैं उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ जाते जाते कि शो आपका, बातें आपकी, नाचिस बस एक जरिया है। और ये चीज़ मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपकी बात करने के लिए हूँ, मेरा कुछ इसमें पर्सनल, मेरे को सैलरी मिलती है उस चीज़ की, आपकी बात करने की ऑब्वियसली मिलती है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना। कुछ चीज़ें तो आपके सोसाइटी के प्रति भी आपके बिल्कुल फ़र्ज बिल्कुल। बनते हैं। मैं आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल पूछूंगा, जी। जो एक मैक्सिमम लड़कों की फितरत रहती है, कभी ऐसा हुआ कि 8 बजे के बाद वो नंबर तलाश रहे हो, हाय किस लड़की का कहाँ से फोन आया था और बड़ी मधुर आवाज थी, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ, हाय हेलो ही हो जाए? देखो अगर लड़कों की ऐसी फितरत रही होती होगी, मतलब मुझे कुछ पता, की कुछ की कुछ कहा कुछ की, मैंने। हाँ कुछ की अगर होती होगी तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप आरजे बने हो, आपके फ़ोन में इतने सारे नंबर है, लड़की की जगह पे किसी लड़के का नंबर निकल गया तो रात को दिक्कत पड़ सकती है, तो छानबीन बिल्कुल ना तो करें। लेने के देने पड़ सकते, तो छानबीन नहीं कीजिए, एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिए। लेकिन एक चीज़ आपसे बड़ा अहम सवाल, जब आप शायरी करते थे, आई मीन आपकी एक आदत मैंने देखी है एज ए फ्रेंड होने के नाते भी, आप हमेशा इंटरेक्ट तो पब्लिक से करते हो, लेकिन साथ ही साथ अपनों से पूछते भी हो कि मेरी कमियां कहाँ पर रहेगी। किन किन लोगों ने खास तौर पर वो चीज़ें दिखाई, कहते दोस्त वही सच्चा है जो आपकी कमियां दिखाए और सीधा बोले कि हाँ इसमें इंप्रूव करना चाहिए, और लिसनर को भी चाहिए जो बोलता है वो कहता हाँ अगर मेरा अपना कोई चीज़ बता रहा है मुझे इसमें वर्क करना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आपको समय समय बताया कि आर्यन तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोल सकता है, ये चीज़ें ठीक कर ले? अब मुझे बहुत से लोगों ने बोला, मुझे आपने भी कई बार बोला, मैं जब आपसे मिला था आपसे पूछता, ऐसा क्या कि अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ ना तो इसमें भी कुछ दोस्तों का, कुछ अपनों का हाथ है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह दुआएं सकते, भी हैं। दुआएं भी हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करते, राइट। क्योंकि 100 में से कुछ 1 2 3 4 होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जब पहली बार यहाँ पे जब मैं शायरी लिखता था मुझे मालूम नहीं था कि जम्मू में भी शायरी का कोई इतना स्कोप है। मुझे लगता था कि पूरे JNK में सिर्फ मैं ही एक राइटर पैदा हुआ हूँ जो शायरी के ऊपर कुछ कर रहा है। तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एक इवेंट हो रहा है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो जब मैं वहाँ पे गया मैंने देखा यहाँ तो मेरे जैसे 150 और हैं, मेरा तो वजूद ही कोई नहीं। फिर तब जाके मैंने सोचा कि अब इन 150 में से अपना नाम एक नंबर पे कैसे लेके आना है कि लोगों को पता है कि ये जो है वो हम नहीं है और जो हम है वो ये वो नहीं ये है। नहीं है, राइट। तो मैंने सबसे पहले सोचा है, तो मैंने सोसाइटी पे लिखा उस दिन जब मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वहाँ पे जितनी ऑडियंस थी सभी का परफॉर्मेंस हुआ। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा ऑडियंस सारी किसी और की परफॉर्मेंस पे वहाँ उस दिन खड़ी हुई होगी। तो ये मेरे को मेरे दोस्त ने ही बताया था। इस ऑडिशन के बारे में भी मुझे मेरे दोस्त ने ही बताया था, और मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, आज भी पूछता रहता हूँ। अगर कोई लोग, कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कुछ वीडियो बनाने के बाद कि यार इसमें कुछ तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ गलत है, गलत है। तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अगर ओके। आप मेरे काम से खुश नहीं हो बिल्कुल। तो मैं वो काम नहीं करता। एक चीज़ आपसे बड़ा अहम सवाल है कि अक्सर हम, आप जम्मू के हैं, डोगरे हैं, तो डोगरी की बात करेंगे। क्या आप कभी, जब से आप इस कुर्सी पे बैठे हो या आप पहले शायरी करते थे, तो क्या आपको ये सुनने को मिले वर्ड्स की, देखिए डोगरी को प्रमोट करने को लेकर आप क्या कर रहे हो? अभी आपको बात बताता हूँ कि अभी मैंने एक सीरीज शुरू की है टॉप पे टैलेंट, जिसमें मैं ऑल ओवर JNK के आर्टिस्ट, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम सिर्फ एक जम्मू को लेकर नहीं चल सकते, राइट। हम कश्मीर को लेकर नहीं चल सकते। तो उसने मुझे कहा, पहला सवाल ये था कि आपकी मैंने सीरीज देखी तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जम्मू के आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मैंने उसको एक वन वर्ड रिप्लाई दिया कि इट्स JNK ब्रो, बिल्कुल। कि ये जम्मू की बात नहीं हो रही। और मैंने कहा जो अगर ऐसे किसी एक पर्टिकुलर सिटी को, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करके अगर बोल रहे हैं कि हम आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, प्रमोशन कम हो रहा है। हमें पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर चलना है, पूरी इंडिया को लेकर चलना है। हम अपने आप को, मतलब ऐसा है ना कि आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ सिर्फ आपके मोहल्ले में आपका घर नहीं है, आपके पूरे मोहल्ले वालों का घर है। तो सभी को लेकर चलना पड़ता है जब आपको किसी मोहल्ले की बात करनी है, तो मेरे को ऐसा लगता है। आपसे अंतिम और आखिरी सवाल, और बहुत आई थिंक शायद इस सवाल में आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि वो मीडिया कर्मी ही क्या जो अपने सवालों से ना फंसाए। और अगर ये भी हो सकता है कि ये लाइव चल रहा है, कोई आपका जवाब ऐसे है जो आपके लिए आने वाले समय में शायद ठीक भी नहीं हो सकता, चाहे वो प्रोफेशनल वे में या पर्सनल वे में। आपने जीरो से शुरुआत की, हर व्यक्ति करता है, उसके बाद आप यहाँ पहुँचे हो, लेकिन मंजिल अभी भी आपकी कहीं और है, आप और आगे जाना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है, सबने जीनी चाहिए। क्या थ्रू आउट लाइफ में या आज भी आपको कभी लगा कि राहुल खत्री के साथ बैठकर मौका मिलेगा इंटरव्यू करने का? हाँ, मुझे अभी भी नहीं इस बात पे यकीन हो रहा था कि राहुल खत्री के साथ कभी इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, क्योंकि राहुल खत्री को मैं बहुत बार बोलता था कि मेरा इंटरव्यू करो जब मैं कुछ नहीं था,
और आज जब मैं हूं तो राहुल खत्री जी यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। लेकिन राहुल खत्री का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि अच्छा था। अगर राहुल खत्री उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू करता आज से 4 साल पहले, तो आज मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठा होता। मैंने अचीव किया आज मैंने आपको बोला नहीं है कि राहुल सर आप आए मेरा इंटरव्यू करें, क्योंकि आज मेरी कॉल आई, आज आपकी कॉल आई है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी सपोर्ट करना है। जब बंदा स्ट्रगल कर रहा हो तो किसी को भी ऐसे नहीं कि आओ आपको फेम हासिल कराएं, आपको सक्सेस का रास्ता हम बताएं। उसको थोड़ी मेहनत करने देनी चाहिए। बिल्कुल। जब वो मेहनत करेगा तब जाके वो मजेगा। और शायद जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, तो अगर 4 साल पहले कर रहा होता तो मेरे पास इतने जवाब ही नहीं होते, रिकॉर्डेड होता। हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, काफी मजा आया इनके साथ बात करने में, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। ये सवाल पूछने का मकसद एक ही था और बहुत वही जवाब दिया जो जनता सुनना चाहती है और जो रियलिटी है। ये बात सच है कि बहुत से लोग ऐसे कहते भी हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि मीडिया उनके इंटरव्यू नहीं करती इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर पर। बहुत बार हमने देखा है कि अगर शुरुआती दौर पर ही मीडिया कवर कर लेगी, इंटरव्यूज लेना शुरू हो जाएगी, तो नीचे कमेंट से जब आप पढ़ते हो ना, प्रतिक्रियाएं जब लोगों की आती है, तो वो बोलते हैं अभी तो 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, 6 महीने नहीं हुए, अभी से सीखने दो। आपने पहले ही वो सुनहरे ख्वाब दिखा दिए कि ये आगे जाके औंधे मुंह ना गिर जाए एक समय। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए जी, आप नए को अगर करते रहोगे, उनको कहीं प्रमोट करते रहोगे, तो कम से उनको वो सफलता का जो रस है वो जो मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, उनको मेहनत का रस कैसे, उनको पता कि हाँ चलो ठीक है अभी आज मैंने एक सॉन्ग निकाल दिया, मेरा इंटरव्यू के लिए लाइन लग जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग मेहनत करके बहुत दूर तक पहुंचे हैं। आने वाले दिनों में डोगरा इंडस्ट्री की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पर जम्मू की बात करें, तो ये तो आपका कर्तव्य है ऑफिशियली। आपकी शायरी को लेकर आप क्या कुछ लेने आ रहे हो जम्मू कश्मीर के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई नया सोशल इशू क्रिएट हो तो मैं उस पर जब भी लिखूं तो लोगों को मेरी बात सुनने के साथ मज़ा आने के साथ साथ समझ भी आए। और वैसे तो है कि ये सामाजिक दौर है, इसमें मसले बनते ही रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने वो देखा होगा कि ये रेप की खबर आती रहे 6 साल की बच्ची के साथ, तो उसके ऊपर मेरे को बहुत से लोगों ने कहा कि लिखो 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 लिखो। यार कुछ मसले ऐसे होते हैं जहाँ पे लिखने का दिल नहीं करता, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और दुख पहुंचता है उस ख्याल को भी ऑब्जर्व करने का। और मैं चाहता हूं कि आपने कहा कि आप आगे जम्मू कश्मीर के लिए क्या लेके आना चाहते हो, मैं सोशल इश्यूज पे लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा सोशल इशू हो ही ना कि मुझे लिखना पड़े और लिख के आपको अपनी बात समझानी पड़े। एंटरटेनमेंट ही हो तो ज्यादा बेटर है। आरजे आरएन आगे भी सिर्फ लड़कियों के लिए ही आरजे बनकर करेगा या फिर लड़कों के लिए भी? मतलब अगर मैं लड़कियों के लिए आरजे आरएन होता तो सर आपकी जगह पे लड़की बैठी होती। ओहो क्या बात है, हाजिर जवाबी। खैर काफी गुफ्तगू होगी और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और अच्छा लगा इनसे बातें करके, अच्छा लगा ये जान करके इतनी पॉजिटिव सोच है कि अगर आपने शुरुआती दौर में मीडिया ने मुझे इतना कवर किया होता कि मैं चने के झाड़ पर चढ़ जाता, तो शायद कुछ चीज़ों को लेकर मैं दो कदम आगे जाता तो 4 नीचे आ जाता। तो एक सही समय जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई फल पकता है तो अपने आप टूटता है, और जब फल कभी पेड़ पे लगा हो उसको पत्थर मारकर गिराने की कोशिश की जाती है। तो फल के पकने का इंतज़ार करना चाहिए। हर चीज़ जो है समय के हिसाब से और समय समय पर ही मिलनी चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ, ये मेरा जो ख्वाब था अधूरा रह गया, अभी मुझे लगता है अभी निकलना चाहिए क्योंकि शो का टाइम हो गया। तो फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे। आप भी देखते रहिए बाहो एक्सेस और मुझे दीजिए इजाजत। शाम जी के साथ राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।